क्योंकि जनरली जब आप किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, अगर आप सिलुएट यहाँ देखें, इट्स अ 2D इंफॉर्मेशन, जो कि क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट की 2D इंफॉर्मेशन है। इसमें पीछे से जब लाइट पड़ती है तो आगे का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डार्क। So you can't see a 3D formation, you just can see the 2D information in a black format, right? अब जैसे for the timing, if you look at this particular मान ले अगर एक पोर्ट्रेट अगर हम देख रहे हैं कोई भी, अभी still you can see the structure, बट जब ये सिल्हूट बन जाएगा तो हम क्या देख सकते हैं, केवल 2D स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं, राइट? उसी तरह से अगर हम इसको ट्रांसपेरेंट कर दें, जब किसी इमेज को भी, किसी भी इमेज को, जैसे XYZ ये इमेज लिया, अभी फिलहाल इसके अंदर लाइटिंग इंफॉर्मेशन और बाकी सब भी नजर आ रहा है, पर अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करने जाऊं, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर में करना है मेरे को, तो मैंने मान लो इसमें एक मास्क क्रिएट किया, और जैसे ही यहाँ पे इस पे मास्क लगाएंगे तो जो इसका अल्फा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अल्फा भी कैसे दिखाई दे रहा है, काइंड ऑफ अ सिल्हूट, बट इन अ रिवर्स, ठीक है? क्योंकि ये नेगेटिव स्पेस है और ये आपका भी फिलहाल क्या है, पॉजिटिव स्पेस है। जबकि रियल लाइफ में पॉजिटिव स्पेस जो है वो व्हाइट नहीं बनता, क्योंकि वहां पे उसकी जगह क्या होती है, देयर इज अ लाइट सोर्स इन्वॉल्व। अगर सिल्हूट में रियल लाइफ में देखो तो वहां पे कोई ना कोई एक लाइट सोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए वो सिल्हूट बन रहा है। इसलिए ये वाला स्पेस किस में काउंट हो जाता है, आपके नेगेटिव में काउंट हो जाता है। बस लाइट यहाँ है तो सोर्स इसको ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ये लाइट का क्या है, नेगेटिव सोर्स है, इसलिए ये यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रीन शोन इन ब्लैक कलर। तो यानी अल्फा भी एक तरह से क्या है, इट्स अ सोर्स, क्योंकि सिल्हूट ये है, एक्चुअल में ये सिल्हूट नहीं, सिल्हूट क्या है, ये बना है, राइट? तो जब हम रोटोस्कोपी कर रहे हैं तो रोटोस्कोपी से भी हम क्या कर रहे हैं, किसी के अंदर वी आर क्रिएटिंग एन, राइट? तो समझ आ गया कि क्यों इसका नाम सिल्हूट रखा हुआ है, बिकॉज हम इससे क्या बना रहे हैं, अल्फा चैनल बना रहे हैं, और अल्फा चैनल ही क्या है, आपका एक सिल्हूट फॉर्मेशन है। जो लाइट है वो आपकी व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है, जो बाकी जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, इट हैज बिकम अ ब्लैक। इट मींस जो सिल्हूट बना हुआ एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट एरिया का बना, राइट? तो चाहे हम आप क्रोमा रिमूव से करें या किसी से भी करें, पर मेजर जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको डील किस किस में करता है, इट हेल्प्स यू टू डू रोटोस्कोपी, यानी कि अगर आपको फ्रेम बाय फ्रेम मास्किंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी तक फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो स्टैटिक इमेज पे हो रही थी तो उसमें हमें एक बार करना पड़ता था। अभी क्या है, वो उस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मूविंग चीज होंगी, उस मूविंग फुटेज की वजह से ही क्या होगा कि आपका मास्क तो स्टैटिक होगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर ये काम आप आफ्टर इफेक्ट्स में करते किसी वीडियो के ऊपर, जैसे यहाँ है, तो अभी ये देखो कि ये एक मूविंग फुटेज है, इसमें अगर आपने कोई रफली, जैसे मैं मास्क बना भी लेता हूँ एक ऐसा,
बहुत रफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट को मेरे को कट करना है। अब यू कैन इजीली सी ये मास्क देखो वहीं का वहीं रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मास्क इज नॉट मूव्ड। तो यानी इस मास्क को इस शेप के अकॉर्डिंग क्या करना है, मैनेज करना है। इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटोस्कोपी। तो कभी कभी हम पूरे सब्जेक्ट के लिए मैनेज करते हैं, कभी कभी हम छोटे छोटे पार्ट्स के लिए मैनेज करते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए, कि हमें पार्ट्स के लिए करना है कि हमें पूरे एक ऑब्जेक्ट के लिए करना है। ओके, वही मैंने यहाँ टाइप बताया। अगर एक पूरे सब्जेक्ट के लिए करना है तो मतलब बीजी सेपरेशन, अगर छोटे छोटे पार्ट्स अलग करने तो वो किस काम आएगा, पार्ट सेपरेशन के काम आएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और किस चीज के लिए हम वो काम करने जा रहे हैं, और वही आपका मेजर यूसेज है रोटोस्कोपी का। तो हम जो स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद रोटोस्कोपी एंड देन विल डू द कंसेप्ट ऑफ ट्रैकिंग। कभी कभी हमें मैनुअल करना पड़ता है और कुछ केसेस में हमें ट्रैकिंग भी हेल्प कर देती है रोटो करने के लिए, तो वो भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। We learn the concept of keying through ZMAT, और ज्यादा क्रोमा रिमूवल के लिए सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता, बट दिया हुआ है तो वो कर सकते हैं हम इसके अंदर। We'll learn about पावर मैटिक, जैसे आप लोग चैनल मास्किंग करते हो वो वाला कंसेप्ट इसके पास भी है, बट नॉट चैनल लाइक, वो रोटो के थ्रू मास्किंग करेगा, इसलिए उसका नाम ही क्या है, पावर मैट नाम है, राइट। We're gonna learn the concept of paint, यानी अगर आपको इसमें कुछ रिमूवल करना है, क्लीन अप करने छोटे मोटे, तो वो आप कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इज अ पेंट जॉब, राइट। एंड देन मॉर्फिंग का कंसेप्ट रहेगा, एक शेप को दूसरी शेप में क्या करना, चेंज करना, तो उस कंसेप्ट को हम लोग मॉर्फिंग बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कैन डू द डेप्थ मैप। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट मैप बनाए थे, या डेप्थ मैप भी उसी तरह से आपका इधर बनेगा। तो यहाँ से वी कैन सी दिस इज द डेप्थ मैप। तो वीडियो फॉर्मेशन के लिए किसी के लिए भी डेप्थ मैप कैसे बनाएंगे सिलुएट के अंदर, वो कंसेप्ट वहाँ दे रखा है। ठीक है, इससे हम किसी चीज को स्टीरियो कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 3D इमेजेस आप देखते हैं, तो उनके जितना कन्वर्जन का प्रोसेस है वो सब डेप्थ मैप के अंदर, राइट। ये वाला काम अपना रहेगा, तो इसलिए इतने ही टॉपिक है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ इसके अंदर नहीं, राइट। दिस सॉफ्टवेयर इज अ नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर। नोड बेस्ड बोले तो कनेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ पे चीजों को बस ऊपर नीचे रखने से काम नहीं होगा, यहाँ पे चीजों को क्या करने पड़ते हैं, कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप फोटोशॉप में होते और फोटोशॉप में आपको कोई कलर करेक्शन या कुछ करनी होती, जैसे इसके ऊपर कलर करेक्शन करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ से आप कोई भी टूल डालते हैं इसके ऊपर, वो लेयर पे रखते हैं और आपकी कलर करेक्शन यहाँ हो जाती है। इतना ही करना होता है, कुछ भी कर सकते हैं उसके अंदर। पर यही काम अगर आपको बोला जाए किसी नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर में करना है, ठीक है, तो उसके लिए कनेक्शन बनाना जरूरी है। ये बाकी लोगों को तो पता है जिन्होंने फ्यूजन वगैरह कर लिया, बट जिन लोग को नहीं पता उनको मैं दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ एक बारी, तो दैट आपको समझ आ जाए। यही चीज आपने यहाँ रखा। अब सेम चीज को जब आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कलर करेक्शन के टूल दे रखे हैं कुछ कुछ, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट दे रखा है। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट जैसे आप रखते हो तो फुटेज क्या हो जाती है, डायरेक्टली बस रखते ही, ऊपर रखते ही ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट हो जाती है, ब्राइटनेस ये देखो अपने आप हो गई ऐसा। पर यही सेम केस जब नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर में देखते हो, तो यहाँ ये इमेज है, ये ऊपर रखते यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे देखो भी यहाँ से तो कुछ भी नहीं है यहाँ। इसका मतलब पहले इन दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है, तो वो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नोड बेस्ड यानी कनेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर। इसमें हर काम किससे होता है, कनेक्शन से होता है। तो आपको छोटे छोटा काम करने के लिए भी क्या करने पड़ते हैं, कनेक्शन बिल्ड करने पड़ते हैं। कनेक्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक और भी फायदा होता है कि आप एक ही नोड से मल्टीपल चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इस इमेज पे फोटोशॉप के अंदर 10 इफेक्ट चाहिए होते हैं,
और 10 के 10 अलग अलग कंट्रोल चाहिए होते, तो आपको इसकी कितनी कॉपी लेनी पड़ती, 10 कॉपीज लेनी पड़ती है ना। जैसे ये, अब इसके ऊपर कुछ और करना है तो वो कंट्रोल आप अलग से ले सकते हैं। फिर आप इन दोनों को इकट्ठा या छोटा करके मैं साइड में दिखाया था ताकि दोनों में फर्क नजर आए। तो एक में ये, एक में ये, इसके लिए कॉपी कितनी बनी, 2। इसका मतलब फाइल ने मेमोरी भी ज्यादा क्या करी, कंज्यूम करी। पर यही चीज कनेक्शन में क्या है, एक जगह आपने कनेक्शन इसे ब्लैक एंड व्हाइट का दिया, दूसरी जगह आप इसे कोई और कलर करेक्शन भी दे सकते हैं। जैसे आपको इसके ऊपर हाई कंट्रास्ट का इफेक्ट लगाना है, उठाया, ये कंट्रास्ट बनाया, और यहां से इसके कंट्रास्ट वैल्यू को आप देखो, एक ही यूज हो रहा है, इमेज क्या है, एक, और उसकी मेमोरी कितनी जगह कास्ट हो गई, 2 जगह। इसका मतलब नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर ने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी कास्ट नहीं की। इसलिए आप हैवी वर्क फ्लो के लिए हमेशा नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो नोड बेस्ड का मेजर बस इतना फायदा है कि आपकी फाइलें क्या रहती हैं, लाइट रहती हैं, इसलिए आप हैवी फाइलों को वो कर सकते हैं। जबकि यही काम अगर आफ्टर इफेक्ट्स में करने जाओ तो आप कुछ भी जरा से भी इसके ऊपर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये अपने आप उसकी मेमोरी को दोबारा, देखो ये ग्रीन लाइन हट जाएगी, भले ही आपने इसमें हल्का सा पोजीशन या रोटेशन भी चेंज किया, ये फिर से इसकी ग्रीन लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देगा, ये फिर हट जाती है। तो हर बार इसमें क्या होता रहता है, नई मेमोरी बनती रहती है। जैसे आप नई इमेज भी लेके आए, जबकि अब मैंने पुरानी इमेज में कुछ भी नहीं किया, पर मैं जैसी नई इमेज लेके आऊंगा, जैसे मान लो इसमें मैंने कर दिया, ये मेमोरी मेरी बन गई, अब मैं जैसी नई इमेज लेके आऊंगा, ये फिर मेमोरी क्या हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है, अब फिर से बनानी पड़ेगी। इसलिए ये आपकी मेमोरी को, लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपकी मेमोरी को ऑप्टिमाइज नहीं करते, इसलिए ज्यादा सिस्टम में के अंदर ये टेम्प फाइल आपकी भरती रहती है। थोड़ा सा भी काम करोगे टेम्परेरी फाइल भर जाएंगे, क्योंकि जितने भी लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं टेम्प फाइल और इस फाइलों पे ज्यादा चलते हैं। इसलिए नोट बेस्ड का जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी और लर्निंग उससे बनाया गया है ताकि आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेटर। तो फाइल को ऑप्टिमाइज करना भी हमारा काम होता है, इसलिए सॉफ्टवेयर का भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ना चाहिए। तो वही चीज उसने दे रखी है और एक साथ मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, तो वो काम भी हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। समझ आ गया? ठीक है, तो ये मेजर यूसेज है नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर के। अब आते हैं इसके पैनल सिस्टम पे। पैनल जनरली वही आफ्टर इफेक्ट्स वाले कंसेप्ट पे चल रहा है, ये भी जितने पैनल उसके पास थे ऑलमोस्ट उसी तरह के पैनल इसके पास थे, राइट। तो यहाँ पे अपने पास एक पैनल होता है, दैट्स सोर्स पैनल। सोर्स पैनल विल वर्क लाइक योर प्रोजेक्ट पैनल, जिसमें आप अपनी फाइलों को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो भी आपको फाइल इंपोर्ट करनी है वो सोर्स से थ्रू इंपोर्ट होगी। देन देयर इज अ नोड पैनल। नोड पैनल ये है, यहाँ से आप अलग अलग तरह की नोड्स ले सकते हैं। जैसे कलर के केस में तो कलर करेक्शन की नोड है, फिर फिल्टर्स की नोड दे रखी है, फिर इमेज के लिए कुछ अलग नोड दे रखे हैं, फिर आपको सिलवेट की जो बेसिक जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सारी नोट जितनों पे काम होता है, बाकी तो सभी एक्स्ट्रा की चीजें हैं, ये तो लगा लगा के देखोगे तो अपना समझ में आ जाएगा। और जो काम करने की नोड है वो हमारी ये डेप्थ मैप, मॉर्फिंग, पेंट, पावर मैट, रोटो और जी मैट, मेजर हमारा काम इसी से होता है। हाँ, जो एक्चुअल काम के लिए सॉफ्टवेयर है, बाकी तो ऐसे तो आफ्टर से भी 100 इफेक्ट है, पर 100 के 100 हम यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे इन्होंने भी अलग अलग इफेक्ट दे रखे हैं। तो वहां बस सिंपल इफेक्ट बोलते हैं, यहाँ पे बस उसे क्या बोलना है, नोड ही बोलना है। ठीक है, इसके अलावा अपने को यहाँ पे मिल जाता है 2 पैनल और, एक जिसके अंदर मिलेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी नोड की क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी नोड की क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टी। और ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक और चीज भी मिलेगी इसके अंदर, दैट्स अ सेपरेट नोड प्रॉपर्टी। नोड के अंदर नोड की प्रॉपर्टी दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाई देगी, और नोड के अंदर नोड की। अब ऑब्जेक्ट और नोड में फर्क क्या है, मान लो तुम यहाँ पे रोटो बनाते हो, तो रोटो क्या है, और रोटो के अंदर जब शेप बनेगी वो क्या है उसके, बस इतना ही।
तो रोटो क्या हुई, एक नोड हुई, और जो उसके अंदर शेप बनाओगे वो उसके क्या हुए, ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो लगाया है ये क्या है, उसकी लेयर। और जो इसके अंदर की जितने ये प्रॉपर्टी खुल रही है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये जो देख रहा हूँ, ये उसका मान लो ऑब्जेक्ट, ये उसके अंदर धीरे धीरे क्या दे रहा है आपको, हर एक इंडिविजुअल कंट्रोल दे रहा है। तो वही चीज वहां पे, ठीक है। तो आपको बनानी पहले नोड ही पड़ेगी, फिर नोड के अंदर आपको क्या मिलते हैं, यू हैव टू क्रिएट सम ऑब्जेक्ट। कुछ नोड ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं, पर कुछ नोड ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, वो हर नोड पे अलग अलग डिपेंड करता है, कुछ नोड के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। Then apart from that, you'll find this tree panel. Tree is your node connection area. यहाँ पे क्या होता है, नोड के कनेक्शन बनते हैं, एक नोड को दूसरे नोड से हम जोड़ते हैं, ठीक है, वो सारा काम। और लास्ट में अपने पास क्या बच जाता है, व्यूअर, ठीक है। व्यूअर के अंदर ऑब्वियसली व्यूअर क्या है, आपका मॉनिटर है, जिसमें आप अपनी चीजों को देख सकते हैं। तो वो सारा काम किसमें होगा, व्यूअर के अंदर होगा, राइट। तो ब्रीफ के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे दिस इज योर सोर्स पैनल, दिस इज योर नोड, ऑब्जेक्ट लिस्ट, नोड, और आपका ट्री, और दिस इज योर व्यूअर। ओके, अभी ये सारे पैनल डिसेबल्ड है क्योंकि नोड अभी क्रिएट होंगी, तब आपको व्यूअर में कुछ दिखाई देना शुरू होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। So we'll click on the file and we'll hit on the new project button. Okay. यहाँ पे शॉर्टकट तो होता ही सबके पास है ना, तो प्रेस कर ही सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट में गए, यहाँ से भी असाइन अ नेम। और अब आप लोग इतने समझदार, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी फाइलें क्या रखनी है, एक ही जगह रखनी है सारी, है ना, क्योंकि ये भी फाइल अपने पास स्टोर नहीं करता। लोकेशन तो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, आर्ट ऑफ रोटो नाम से, और ड्राफ्टिंग के उसमें मैंने इसे सेव कर, और प्रोजेक्ट को कर दिया क्रिएट। अभी भी कुछ एज सच कुछ चेंज आया नहीं है इसके अंदर, अभी प्रोजेक्ट आपका दिख ही रहा है ऐसा। नाउ इफ यू नीड टू इंपोर्ट समथिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, सोर्स पैनल में डबल क्लिक करिए। ओके, सोर्स पैनल में क्या करना है, डबल क्लिक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इस दिस सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स ओनली इमेज सीक्वेंस, ये वीडियो पे वर्क नहीं करता, वीडियो फॉर्मेट पे वर्क नहीं करता। इमेज सीक्वेंस वीडियो ही है। अब जिन्होंने, जैसे कि ये एक वीडियो फॉर्मेट है, ये ठीक है, ये एक वीडियो फॉर्मेट है, तो ये आप डायरेक्टली से वर्क नहीं कर सकते। आपको अगर सिलवेट के अंदर कुछ भी डालना है तो वो इस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम सेव्ड होना चाहिए। ये काइंड ऑफ, तो देखो सब कुछ एक एक फ्रेम की तरह क्या है यहाँ पे सेव्ड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इमेज सीक्वेंस बोलेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वीडियो है तो पहले आप उसे किसी भी सॉफ्टवेयर में, आफ्टर इफेक्ट्स, न्यूक या फ्यूजन में डाल के उससे क्या निकाल लो, इमेज सीक्वेंस निकाल लो। फिर आप उसे किस में इंपोर्ट कर सकते हैं, सिलवेट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज सीक्वेंस ही वर्क करेगी, वीडियो के फॉर्मेट के ऊपर वर्क नहीं करता, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी फाइल्स के ऊपर आप डील नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम कंपोजिटिंग करना नहीं है, केवल रोटोस्कोपी करना। और रोटोस्कोपी का पर्पज ही बस क्या है, आपका केवल सिलवेट बनाना है, अल्फा चैनल बनाना, वहाँ पे क्वालिटी से कोई सेंस मेरा नहीं है। तो आपकी जो भी फाइल है उसको ऐसे सेलेक्ट करो, पहला वो, ये अपने आप ही पूरी सीक्वेंस ले लेगा। पहला फ्रेम कोई भी सेलेक्ट करो, ओपन करते ही ये फाइल अपने आप कॉल करो। ओके, आप कहीं से भी किसी भी फॉर्मेट से उठा सकते हो सीक्वेंसेस।
राइट, मल्टीपल सीक्वेंस। नाउ यू कैन चूज योर व्यू कि आपको थंबनेल चाहिए या लिस्ट चाहिए, तो व्यू आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो लिस्ट व्यू रखना है तो लिस्ट व्यू आ जाएगा, लिस्ट प्लस थंबनेल रखना है वो रख सकते हैं, और खाली थंबनेल रखना है तो खाली थंबनेल भी, राइट। यू कैन इंपोर्ट सीक्वेंस एज वेल, आप इसके अंदर सीक्वेंस भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इन डॉट ईडीएल फॉर्मेट। जैसे कि आपको मान लो किसी को काम देना है, ठीक है, और आप चाहते हैं उसे सीक्वेंस है आपकी शॉट की 100 फ्रेम की, और 100 फ्रेम की अलग है, 50-50 फ्रेम के 2-3 शॉट, आपने उन्हें ना एडिट करके रखा हुआ है प्रीमियर में, ठीक है, कि इसके इतने फ्रेम मेरे को रोट कराने, इसके इतने कराने, इसके इतने कराने। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उनके अलग अलग रेंडर उनके देने पड़ेंगे उसको, राइट। पर आप चाहते कि नहीं मैं रेंडर नहीं करना चाहता, वो सारा डेटा कॉपी कर ले अपने पास, और जितना मैंने एडिट किया वो उतना एडिट का एडिट चला जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ से सीक्वेंस इंपोर्ट हो, तो यहाँ से न्यू सीक्वेंस बना सकते हो, और इंपोर्ट भी कर सकते हो, खुद की भी बना सकते हो। जैसे यहाँ से ये शॉट का केवल आपको इतना यूज करना है, इसे यहाँ रखा, देखो टाइमलाइन की तरह आ जाएगा। दूसरे शॉट इसके बाद इतना चाहिए वो भी रख सकते हो, ये देखो, और इसे ट्रिम भी कर सकते हो, ये शॉट बस इतना यूज करना, ठीक है। तो अगर एक ही उसके मल्टीपल आपको शॉट्स बनाने हैं और मल्टीपल उसमें यूज करना है, तो आप ये वाली चीज यहाँ पे, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे कोई सीक्वेंस वर्क करता भी है, क्योंकि हम एक बार में एक ही शॉट को रोटो कर रहे होते हैं, एक बार 3 शॉट के ऊपर रोटो नहीं करनी, इसलिए इसका कोई ऐसा यूसेज आपके लिए नहीं है। इसका आपका मेजर काम क्लिप बेस्ड होगा, सीक्वेंस बेस्ड वर्क नहीं है, और अगर करना है तो ऑब्वियसली कर दो, तो चॉइस, ठीक है। एंड देन दिस इज इंपोर्ट बटन, बाकी तो छोटा सा पैनल है, तो आप इसे जैसे मर्जी चाहे वैसे अरेंज करके अपना काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग इज कि नोड के बराबर में अभी आपकी टाइमलाइन आ गई, क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ हमने क्रिएट ही नहीं किया है नोड, तो यहाँ पे कोई टाइमलाइन में कोई फ्रेम या कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अब इसको काम करना है, स्टार्ट करना, ताकि हम इसे व्यू पोर्ट में देख सकें और उस व्यू पोर्ट के फंक्शन को भी समझ सकें। तो इसके लिए प्रोजेक्ट के बाद हमें बनानी पड़ती है क्या, एक सेशन। तो प्रीमियर में सीक्वेंस बनाते हो, आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिशन बनाते हो, न्यूक में कंपोजिशन बनाते हो, वैसे उसकी जगह यहाँ पे क्या नाम है, सेशन बनाना पड़ेगा, ओके। तो सेशन में होगा जो भी काम रहेगा, तो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको न्यू सेशन का बटन मिल जाता है, या फिर यहाँ सेशन के अंदर न्यू सेशन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन प्रेस किया, न्यू सेशन खुल गया, ठीक। यहाँ से आप सेशन का नाम दे सकते हैं, रोटो ड्राफ्ट करके। टेम्पलेट कोई मुझे यूज करना नहीं है, टेम्पलेट अगर करना है तो आप कर सकते हो। रोटो अगर पहले से लिया तो वो आपको पहले से रोटो की नोट बनी बनाई दे देगा, आपको खुद से नोट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या रोटो के साथ पेंट करना तो रोटो की भी नोट देगा और पेंट की भी देगा। तो इन दिस केस आई डोंट वांट टू हैव एनी टेम्पलेट। वर्क स्पेस ऑब्वियसली डिफाइन यही रखा हुआ है, अगर चेंज करना है तो आप वो चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए शॉर्टकट होते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F6, ठीक है। तो F1 में फुल वो खुलेगा, बट टाइमलाइन फ्रंट में होगी, ठीक है। F2 में नोड पैनल चला जाएगा, टाइमलाइन आएगी, ठीक है। F1 फुल होता है, पूरा इंटरफेस दिखेगा। F3 के अंदर ओनली क्या दिखाई देगा, व्यूअर। F4 के अंदर व्यूअर प्लस टाइमलाइन, F5 में व्यूअर प्लस नोड यानी ट्री, और F6 में खाली ट्री, ओके। बाकी F1 पे नॉर्मल वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज वहां पे भी दे रखी है कि आपको अगर इनमें से कोई वर्क स्पेस चाहिए तो आप वो ले सकते हो, कंपोजिट, स्ट्रीम लाइन और ये सब दे रखा है। फॉर्मेट यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं, जैसे वहां पे चूज करते आए हो। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, ड्यूरेशन है, और फ्रेम रेट भी, और बिट कितना चाहिए वो, फिलहाल कोई कंपोजिटिंग करने जा नहीं रहे, जितना बिट का फाइल हो आपका उतना ही रखना है ना। तो ओके प्रेस करेंगे, आपका सेशन यहाँ बन जाएगा, ठीक है।
डिफॉल्ट सेशन के साथ एक ही नोड आती है, दैट इज योर आउटपुट। इस आउटपुट से आप अपनी फाइल का रेंडर फॉर्मेट निकालते हैं कि किस फॉर्मेट में से रेंडर आउट करना है, करते हैं ना हम लोग एक्सपोर्ट। तो आउटपुट नोड आप पहले से डिलीट भी कर सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं कि अभी अभी लेना है। ओके, और फिर अपनी जो भी इमेज जिस पे काम करना है उसको ड्रैग कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं। पर ये छोटा क्यों आया? ये वैसे तो पूरा बड़ा है ना। हाँ, क्योंकि सेशन और इसका साइज क्या था, डिफरेंट था। इसीलिए अगर आपको काम करना है अकॉर्डिंग टू वीडियो, जो कि ऑब्वियसली करना है, तो आप सेशन बनाने से पहले वीडियो को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। अब ये साइज किसका लेगा, एज योर फुटेज। देखो अब पूरा है। आप एक सेशन में मल्टीपल वीडियो पे भी काम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम वही आएगी। देखो सेशन का साइज क्या है, बड़ा है, और इसका साइज क्या है, छोटा। इसीलिए एक सेशन मींस एक ही फुटेज। ठीक है, तो सेशन बनाने से पहले क्या करना है, सेलेक्ट योर सीक्वेंस और देन प्रेस करेंगे कंट्रोल एन। तब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग या आपके सेशन के अकॉर्डिंग या फुटेज के अकॉर्डिंग सेशन बनेगा, उसी एस्पेक्ट में, उसी फुटेज के रेशियो में और उसी के अकॉर्डिंग। राइट, तो मैंने भी बना दिया यहाँ पे। ओके, नोट पैनल को नेविगेट करने के लिए आपके पास होता है मिडिल माउस बटन। मिडिल माउस बटन से क्या कर सकते हैं, उसको पैनिंग कर सकते हैं। स्क्रॉल करके आप उसे क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल मुझे आउटपुट नोड की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं कोई रेंडर निकालने नहीं जा रहा, इसलिए इस नोड को फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, हर नोड के पास आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक व्यू नोड और एक आपके पास यहाँ पे उसकी एडिट नोड आता है। हर नोड के पास कितने ऑप्शन होते हैं, दो, एक व्यू नोड और एक एडिट नोड। एडिट नोड में आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एडिट नोड में उसकी प्रॉपर्टी होगा, और व्यू नोड में आप उसे मॉनिटर के या व्यूअर के अंदर देख सकते हैं। जैसे ये नोड अभी आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसका व्यूअर क्या है, यहाँ से ऑफ है। इसको क्लिक करेंगे, ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू का मतलब अब ये व्यू पोर्ट में एक्टिव। इसी तरह एडिट पे भी क्लिक करेंगे तो एडिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उसकी फिर प्रॉपर्टी यहाँ से चेक कर, समझ आया? चाहे वो जो भी नोड लिया आपने, मान लीजिए आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट लिया, ब्लैक एंड व्हाइट आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये क्लिक है तो यही दिखाई दे रहा है, पर अगर बाई चांस इसको चेंज कर दो इस पे, तो देखो अब ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, क्योंकि हाईलाइट वो है ही। ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉपर्टी क्या नीचे दिख रही है, नहीं दिख रही, क्योंकि ये यहाँ से क्लिक अब देख सकते हैं। समझ गए? और कनेक्शन बनाना बहुत आसान है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी आ जाता है। कनेक्शन बनाने के लिए बस ये आपको ऐसे खींचना है, यहाँ से लेफ्ट क्लिक हिट करके रखना है और ड्रैग कर देना, और जहां इसे जोड़ना चाहते हो वहां जाकर बस माउस को रिलीज कर दो, अपने आप दोनों क्या बन जाएंगे, कनेक्शन बन जाएगा। ओके, इस कनेक्शन को तोड़ना है तो वापस ऐसे खींच के भी तोड़ सकते हो, है ना, और नहीं तो इस नोड को पकड़ के शेक कर दो। जिस नोड का कनेक्शन तोड़ना है उसे क्या कर दो, लेफ्ट क्लिक करो, शेक कर दो, तो भी कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। राइट, ये आपकी चॉइस। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपका एक ऑप्शन भी है जिसको यूज कर सकते हो, एंड दैट सेलेक्ट एंड प्रेस ई। ई से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट। किसी भी कनेक्शन से उसको तोड़ने के लिए, हटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट नोड का यूज करेंगे। तो सीधा ई प्रेस किया, आपकी नोड एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा।
तो 3 तरीके हैं अपने, या तो मैनुअल कनेक्शन को ब्रेक कर दो, और नहीं करना तो शेक कर सकता है, नहीं तो प्रेस कर देंगे सीधा नोड को सिलेक्ट करके ई, वो भी तुम्हारी चॉइस है। नहीं, यहाँ इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट नहीं है। तो ये नोड कैसी है, ये बाहर से आई नोड है, इसमें तो बस क्या हो सकता है, आउटपुट ही हो सकता है। अब इसमें इनपुट इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें ऐसे ब्लू भी है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, तो कैसे मान लो कि वो आउटपुट है। पर इवेंचुअली यहाँ कहा यही जाता है कि जो ग्रे कलर में दिख रहा है वो आउटपुट है। तो यहाँ पे ग्रे दिख रहा है तो ये भी आउटपुट, यहाँ ग्रे दिख रहा है तो ये नोड का क्या है, आउटपुट। तो जनरली जो नोड के नीचे होगा वो क्या होता है, उसका आउटपुट होता है, और जनरली जो नोड के ऊपर साइड चीज होती है वो सब क्या होते हैं, उसके इनपुट। ठीक है, पर कुछ केसेस में कुछ नोड साइड में भी होती है, तो वो इनपुट नहीं कहला सकते, वो कंट्रोल्स होते हैं किसी और के थ्रू। जैसे किसी का ट्रैकिंग का कंट्रोल देना है, किसी को कुछ कंट्रोल देना है, तो वो वाले कंट्रोल के लिए होता है। इसलिए इसमें ओनली इनपुट बोल देना इट्स नॉट द गुड। ठीक है, पर हाँ फिलहाल ये कह सकते हो ऊपर की साइड ऑलवेज इनपुट ही मानते हैं उसको, और नीचे की साइड आपका आउटपुट ही होता है, और ये बाकी सब आपके अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं अल्फा के लिए और बाकी चीजों के लिए। ठीक है, आपका काम है इनपुट को आउटपुट से जोड़ो, चाहे वो ऊपर से नीचे जोड़ो, चाहे वो नीचे से, मतलब बनना चाहिए कनेक्शन। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ऊपर से लाके नीचे जुड़ेगा, आप नीचे से भी ऊपर जोड़। ओके, पर इसमें इसको नहीं जोड़ सकते आउटपुट को आउटपुट से, क्योंकि इस नोड के पास कोई इनपुट है ही नहीं। इनपुट केवल होगा जो सिल्वेट की नोड्स है, जो बाहर से लेके आए इसके पास केवल और केवल क्या है, आउटपुट है, इसके पास कोई इनपुट नहीं है। कभी किसी नोड को अगर आपको मन करता है, जैसे मैंने इस पे ब्लैक एंड व्हाइट कनेक्ट किया, नाउ आई डोंट वांट टू सी इट्स इफेक्ट फॉर सम टाइम, एक तरीका तो इसको डिलीट कर दो, पर वो तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए इसकी विजिबिलिटी ऑफ हो जाए, सो फॉर दैट डी, डी फॉर डिसेबल। तो कोई भी नोड आपको इनेबल या डिसेबल करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं ना, ये यहाँ पे भी दे रहा। ठीक है, तो डी से क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा नोड। समझ आ गए। बाकी सेव करनी है नोड तो सेव भी कर सकते हैं, अगर नोड ग्राफ सेव करना है आपको, ताकि किसी और प्रोजेक्ट में अगर ओपन करना है और किसी की प्रोजेक्ट की नोड यहाँ लानी है तो वो भी ला सकते हैं। ओके, तो इस ऑप्शन का तुम्हारे पास वैसे कुछ यूज है। बाकी सेशन टू सेशन चेंज करने के लिए ये यहाँ दे रखे हैं, सारे सेशन जितने आप बनाते हैं ना यहाँ बन सकते हैं, तो हर सेशन में अलग चीज दिखाई देगी आपको, इसमें अलग है, इसमें क्लियर। खैर अभी मैं कोई नोड कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको ऐसे रहने। अभी यहाँ चलता है, इसको भी आपके पास ऑप्शन क्या है, वही जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉलिंग मिडिल माउस बटन से एफ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिट। ठीक है, जैसे ये यहाँ जूम आउट रखा, एफ मारा तो क्या हो गया, फिट हो। ओके, अभी प्ले करने के लिए आपको यूज करना है तो एल, ठीक है, और जे। ठीक है, एल और जे, एल फॉरवर्ड प्ले के लिए और जे बैकवर्ड प्ले के लिए। ठीक है, उसी से पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करने के लिए स्पेस बार भी है, पर लेकिन स्पेस बार को यूज करता है इसमें जे और एल आपका बेटर। राइट, नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रेम बाय फ्रेम के लिए आप प्रेस करेंगे एक्स और जेड। एक्स मतलब एक एक फ्रेम आगे जाना है, और जेड एक एक फ्रेम पीछे जाने के लिए। समझ गए। आप फ्रेम के जंप को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये अभी एक एक फ्रेम ही जंप हो रहा है क्योंकि यहाँ फ्रेम नंबर 1 लिखा है, दिख रहा है यहाँ। इसको आप अगर चेंज करके 10 कर देंगे तो अब एक्स और सी 10-10 फ्रेम ही जंप करेंगे, एक्स और जेड। ठीक है,
तो ये फ्रेम जंप यहाँ से आपको सेट करनी पड़ती है, 1 फ्रेम रखनी है कि 10 रखनी है। ओके, और ये फ्रेम रेट है ही आपका 30 FPS से प्ले हो रहा है। आप प्लेबैक स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं। सजेस्ट यही रहता है कि जो आपका सेशन है वही रहे, ठीक है। तो ये 30 पे चल रहा है, तो आप भी कितने पे चला उसको, 30 पे। कंट्रोल शिफ्ट एस से आप अपने एडिट को कर सकते हैं सेशन को, अगर नीड लगती है कभी, तो फ्रेम रेट चेंज करना है या इसको ड्यूरेशन कम करनी है। अब 36 फ्रेम पे नहीं करना चाहते एडिट, या पूरे नहीं करना चाहते हो रोटो, तो कम कर सकते हैं ऐसे कि मैं केवल 30 ही फ्रेम रोटो करना चाहता हूँ। ओके, तो अब ओनली 30 फ्रेम ही रोटो, राइट। दिस इज योर प्लेबैक लूप बाउंस एंड वंस, कॉमन से है तो एक बार जाकर रुक जाएगा, ठीक है। बाउंस में एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, और लूप में बार बार लूप चलता रहेगा। ओके, तो यही ऑप्शन है आपके पास। और अगर आपको की टू की जंप करना है, शिफ्ट एक्स और शिफ्ट जेड, एनिमेशन तो करेंगे ना हम इसमें की के लिए, तो शिफ्ट एक्स और शिफ्ट जेड यूज कर सकते हो की टू की जंप करना, फॉरवर्ड की जंप और बैकवर्ड की जंप। देन इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलते हैं इनपुट और आउटपुट व्यूअर में, फिलहाल एक ही दिखेगा आपको क्योंकि ये कुछ है नहीं। पर अगर आपने यहाँ पे नोट डाली होती तो उस नोट के हिसाब से यहाँ फंक्शन चेंज हो जाते हैं, कि आप इसको देखना चाहते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट को देखना चाहते हैं, ठीक है। या कोई और नोड लेते, जैसे मान लो आप इसकी जगह रोटो नोड लेते हैं, सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से, रोटो नोड चाहिए आपको तो रोटो नोड ले लो। अब देखो ये फंक्शन बदल गया, रोटो भी है, फुल ये भी है। कोई और नोड होती तो उसके हिसाब से ये ऊपर के फंक्शन बदल जाते, ठीक है। तो रोटो के हिसाब से आ जाता है, उसके हिसाब से आ जाता है, ये आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है नाम। फिर उसके अलावा उसका क्या देखना चाहते हो उस नोड का, वो यहाँ से दिख जाएगा। जैसे उस नोड का खाली कंपोजिट या फोरग्राउंड देखना है या बैकग्राउंड देखना है, बैकग्राउंड में भी कुछ है ही नहीं, या ट्राई मैप देखना है या मैट देखना है। अभी तो अल्फा हमने बनाया नहीं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। मैं दिखा देता हूँ वैसे क्या होगा इससे कंट्रोल। मान लीजिए ये लिख आपने लिया और आपने यहाँ पे कोई भी रोटो बनाई है, तो यहाँ व्यू में आउटपुट देखना चाहते हो या फोरग्राउंड, फोरग्राउंड ये है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं रखा हुआ हमने। जैसे इसके नीचे मैं रखना चाहता था ये कुछ मान लो ऐसा चेकर बोर्ड, ताकि मैं देखो रोटो कट होने के बाद कैसा लगेगा ये। अब देखो बैकग्राउंड में बैकग्राउंड दिख रहा है, फोरग्राउंड में ये दिख रहा है, बैकग्राउंड में ये दिख रहा है। कलर कॉम्प में क्या दिख रहा है, जो आपने रोटो बनाए वो ग्रे स्केल पे कट होकर दिख जाएगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं दिखती इसमें रोटो। कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से या तो कलर कॉम्प, तो ये ग्रे पे दिखाई देगा, नहीं तो कंपोजिट में बैकग्राउंड के साथ दिखाई। ओके, जो आपने बैकग्राउंड यहाँ रखा है उस बैकग्राउंड के साथ दिखाई देगा। और चैनल में केवल आपका चैनल दिखाई देगा अल्फा का, जो भी हमने कुछ वैसा एसेस बनाया, राइट। तो ये हर नोड के आपके अपने कंट्रोल है। आप रोटो का क्या या नोड का क्या वो देखना चाहते हैं, ये इस आपके इस पर डिपेंड करेगा कि फोरग्राउंड बैकग्राउंड या क्या देखना है। दिस इज योर अपडेट। अपडेट में क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक कलर करेक्शन का नोट डाला, अभी यहाँ पे अगर अपडेट को मैं रिलीज रखता हूँ तो देखो मैं यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ, कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर जैसे ही माउस छोड़ूंगा, अभी मैंने माउस छोड़ा नहीं है,
तो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या रखा है, रिलीज रखा है। रिलीज मतलब जो क्लिक रिलीज हो। अगर आप चाहते हैं ड्रैग, तो देखो ड्रैग के साथ साथ ही, ठीक है। पर एक अडेप्टिव भी हो सकता है। अडेप्टिव में क्या होता है, जब उसको जरूरत पड़ेगी, यानी जब लाइट काम हो रहा है तो ड्रैग पे अपने आप रखेगा, जब उसको लगेगा कि नहीं हैवी काम हो रहा है तो क्या होगा, रिलीज पे रखेगा। क्योंकि इसमें कुछ नोड ऐसी है जो चेंजेस के बाद ही हम चाहते दिखे, क्योंकि नहीं तो एकदम साथ साथ चेंज होता रहेगा तो बहुत हैवी भी हो जाता है बहुत। इसलिए जनरली लोग इसको क्या रखते हैं, अडेप्टिव ही रखते हैं। और लास्ट होता है मैनुअल। जैसे कुछ केस में मैं मैनुअल रखता हूँ। मैनुअल में क्या है, आप कितना ही कुछ कर लो ये नहीं दिखाएगा, ना माउस छोड़ने के बाद ना माउस के साथ। जब तक आप यहाँ जाके खुद अपडेट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, मैनुअल में समझ में आ गया, क्या वो खुद मैनुअली यहाँ पे दोबारा जाके क्लिक करना पड़ेगा तब अपडेट होगा। पर आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है अडेप्टिव रखना। तो जब सॉफ्टवेयर को लाइट रखना हो तो वो रख लेगा रिलीज वाला। क्लियर, दिस इज योर क्वालिटी। ये तो बहुत फेमिलियर, हम आफ्टर इफेक्ट से पढ़ते आ रहे हैं। फुल, हाफ, थर्ड, है ना। फुल में पूरी क्वालिटी दिखाई देती है, राइट। होती किस लिए है, बस प्लेबैक कंट्रोल के लिए। तो ये यहाँ पे भी दे रखा है। तो देखो थोड़े से डाउन रेज होगा पिक्सल्स, 1:1 में पूरे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ये भी ओनली क्या है, व्यू पोर्ट के लिए, इसके भी प्लेबैक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज योर स्नैपशॉट। तो आप कंपेयर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन के लिए होता है। ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, तो आपकी चॉइस, राइट। एंड दिस इज योर ROI, दैट्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी प्लेबैक पूरे एरिया में हो रहा है, बट आप चाहते नहीं मैं लिमिटेड एरिया में देखो, तो ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट सकते हो। तो प्लेबैक विल हैपन इन दिस एरिया ओनली, कहीं और वो नहीं। ठीक, दिस इज योर मैग्नीफायर ऑप्शन। ROI अगर आपको रीसेट करना तो रीसेट कर सकते हो, ऑफ करना तो ऑफ कर सकते हो। ठीक है, मैग्नीफायर में क्या होता है कि आप किसी नोड में अगर काम कर रहे हैं, जैसे वैसे वो अभी समझ आएगा नहीं, थोड़ा सा ट्रैकिंग के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा यूज हो सकता है। ये दिख रहा है, ये यहाँ जहां जहां भी आप बना रहे हो वो उसका बस मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता है, राइट। तो ऑन रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना तो कोई मजबूरी नहीं, राइट। एंड देन शो फॉर्मेट मास्क है कि मास्क अगर आपने बनाया तो वो देखना भी चाहते हो कि नहीं देखना चाहते। जैसे ये है, वैसे इसका शॉर्टकट ये है, 0 ओवरले के लिए। ठीक है, वो अगर नहीं चाहिए तो वैसे कर सकते हैं। बाकी कैनवस को रोटेट करने के लिए ऑप्शन है। खाली पैन तो है ही मिडिल माउस बटन से। बाकी यहाँ RGB देखने के लिए RGB अल्फा, तो ये ऑप्शन है अपने पास। और ये जूम है जो फिट करने के लिए, है ये ऑप्शन है, राइट। ये व्यू पोर्ट के गेन और गामा कंट्रोल है, यानी हाईलाइट और मिड टोन। तो गामा मतलब मिड टोन पे कंट्रोल करेगा, और गेन मतलब हाईलाइट और शैडोज पे। इससे भी रेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी किसके लिए आपके पास केवल व्यू पोर्ट कंट्रोल।
ठीक, बाकी कलर अगर आपको नहीं देखने, ये कलर स्पेस है बेसिकली, क्योंकि हर फुटेज अपने क्या होती है, अपना एक कलर स्पेस होता है। अगर हमने सही स्पेस पे नहीं रखा सॉफ्टवेयर के अंदर तो फिर हमें उसकी चीजें दिखाई नहीं देती। जनरली कंपोजिटिंग में ज़्यादा यूज होता है, कि कंपोजिटिंग में कलर स्पेस बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर डिफरेंट कलर स्पेस हुए तो दोनों फुटेज कभी मैच नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि लाइव सीजी इंटीग्रेशन बनाना है हमें, क्रोमा की फुटेज किसी और बिट पे शूट करके लाए या किसी और स्पेस पे शूट करके लाए, और हमने अपना 3D एनवायरनमेंट का रेंडर किसी और स्पेस पे निकाला, दोनों मर्ज नहीं होंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कलर स्पेस है, जिस तरह का आपका कैमरा है वो कलर स्पेस आपको रखना है ताकि आपकी फुटेज दिखाई दे। तो मेरी फुटेज वैसे sRGB की है, तो sRGB में बिल्कुल क्या दिखाई दे रही है, करेक्ट दिखाई दे रही है, राइट। अगर आप इसे रेक्स 709 में देखना चाहते हैं, रेक्स 709 मतलब बेसिकली स्क्रीन का होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड व्यूइंग का है। ये क्या है, इनपुट, ये कलर स्पेस क्या है, इनपुट, कि इनपुट वाला कलर स्पेस सही सॉफ्टवेयर रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये सॉफ्टवेयर का है कि सॉफ्टवेयर इसका आरजीबी देखे या इसका 709 दिखाऊंगा। रेक्स 709 का मतलब क्या है, रेक्टिफाइड 709, यानी इसमें से कलर को क्या किया, थोड़ा सा कंट्रास्ट कर दिया, ये सब चीजें कर दी। ठीक है, तो कुछ केस में हमें रेक्स 709 करना पड़ता है, पर मैं अगेन बोल रहा हूँ ये काम किसके लिए, कंपोजिटिंग के लिए। रोटो में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, राइट। एंड देन दीज आर द लुकअप टेबल। ये भी अगर बाहर से बनी बनाई कोई कलर्स पे, जैसे आप फोटोशॉप में भी लगाते हो लुक्स, तो इसके ऊपर यहाँ लुक्स लगाते हैं ये, तो अगर आप इधर भी कुछ लगाना चाहते हैं, ये अलग अलग लुक्स दे रखी हुई है ना, तो ये लुक अगर आप वहां पे भी लगाना चाहते हैं तो वहां पे भी अपनी लुक्स कुछ भी लगा सकते हैं, दैट्स अप टू यू, राइट। तो चूज करना है, नेट से जो भी आपके पास लुक्स डाउनलोड कर सकते हो आप कर सकते हो, उडनी से लाई हुई, फोटोशॉप से लाई हुई, जहाँ से भी आपको मिलती है, या न्यूक से कोई आपने कलर लुक बनाई थी तो वो लुक भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, और मेजरली ये सारी चीजें आपकी केवल किस काम के लिए है, कंपोजिटिंग पर्पज से। यहाँ केवल ये व्यूइंग पर्पज से दिया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी ज्यादा बस गेन और गामा की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रोटो नोड बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहला काम ही हमारा क्या है, रोटोस्कोपी सीखना, तो हमें नोड भी कौन सी लेनी पड़ेगी, रोटो। तो रोटो नोड को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ही देखेंगे रोटो नोड के लिए। आउटपुट में को नीडेड नहीं है, तो यहाँ से मैंने रोटो नोड उठाया। रोटो आपको दो इनपुट देता है और मल्टीपल आउटपुट देता है। ठीक है, मल्टीपल आउटपुट देगा। दो इनपुट किस लिए दे रखे हैं, एक क्योंकि नोड बेस्ड चीज में हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एफ जी एंड बीच। एफ जी मतलब जो ऊपर रखा है यानी फोरग्राउंड, और बीजी मतलब जो क्या है, बैकग्राउंड बनेगा। जैसे फोटोशॉप में अभी ये रखा है तो इसके पास कोई एफ जी बीजी नहीं है चीज, पर अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, और अब इसके नीचे अगर कुछ भी रखें,
अभी ये नीचे रखा हुआ है, ऐसा है इट्स बैकग्राउंड है, अगर ऊपर रखा तो ये क्या बन जाता, फोरग्राउंड। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि इस केस में आप इसे रोटो करना चाहते हैं, है ना। तो रोटो करने के बाद इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। उस ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या देखना चाहते हैं उसकी जगह, तो जैसे मैं इसके क्या ले लेता है, चेकर बोर्ड ले लेता हूँ। चेकर बोर्ड कैसे दिखाई देगा, चेकर जैसा, ठीक है। तो इस केस में इसे बनाऊंगा मैं फोरग्राउंड, पहले वाला है नहीं, आप नाम भी रखेंगे तो अपने आप दिख जाएगा फोरग्राउंड, और ये क्या बनेगा आपका बैकग्राउंड। तो कल को जब मैं रोटो नोट से कोई भी रोटो बनाऊंगा और उस पर अप्लाई करूंगा तो नीचे ये इमेज मेरे को दिखाई देने लग जाएगी। अगर ये नहीं लगाऊंगा तो यहाँ कोई बैकग्राउंड की चीज मेरे पास नहीं बनेगी। वो बस चेक करने के लिए, ऑल्दो मुझे यहाँ रखना कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से बस केवल मैं डेटा उठाऊंगा, ट्रांसपेरेंट डेटा, ताकि इसे किसी और सॉफ्टवेयर में क्या कर सकूँ, यूज कर सकूँ, ठीक है। चाहे प्रीमियर है या आफ्टर इफेक्ट्स है या डाविंची रिजॉल्व है या न्यूक है, बस ये डेटा ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है उनको, ठीक है। यहाँ कोई कंपोजिटिंग और कोई काम आपका नहीं है, ओके। तो रोटो ने हमें एक इनपुट, दो इनपुट दिए और मल्टीपल आउटपुट दिए, जो हम जरूरत के टाइम पे धीरे धीरे सीखेंगे कि हमें किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है, तो वो देखेंगे अभी, है ना। फिलहाल हम यहाँ रोटो नोट लिया, रोटो की यहाँ पे एडिट में चले जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट लिस्ट क्या पड़ा है आपका, खाली, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। ऑब्जेक्ट क्या होगी, मतलब जो इसके अंदर शेप्स बनाएंगे आप, तो आप जितनी भी इसके अंदर शेप बनाते हो सब इसके क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स। आप एक नोड के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते, राइट। तो आपको यहाँ पे मिलती हैं कुछ कुछ चीजें। पहला मिलेगा इजियर, और आपको क्या मिलेंगे फिर, स्प्लाइन, ठीक है। बीजियर क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको मिलते हैं हैंडल, ठीक है। इसके अंदर हैंडल्स नहीं होते, इसके अंदर ओनली स्प्लाइन कंट्रोल्स होते हैं, केवल कर्व को स्प्लाइन से ही खींच सकते हो, कोई हैंडल नहीं होगा वहां पे। जैसे डिफरेंस के लिए अभी आपको समझ आ जाएगा, मान लो पेन टूल यूज कर रहे हो फोटोशॉप में, ये नॉर्मल पेन टूल देखो दिख रहे हैं, ये हैंडल, इसको बोलते हैं बीजियर, राइट। और जो इसके अंदर दूसरा टूल है कर्वेचर, इसमें कोई हैंडल आपको पहले नहीं मिलता, तो ये क्या है, अभी स्प्लाइन है। हाँ, भले ही बाद में बंद होते ही ये बंद नॉर्मली जाता है, और जब तक ये नॉर्मल उसमें रहेगा तब तक ये क्या रहती है, स्प्लाइन रहती है। जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में भी देखो दोनों तरह से क्रिएट है, ये नॉर्मल पेन टूल उठाया, ये क्या बन रही है। और अगर तुम यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन कर दो, रोटो बीजियर, तो अब देखो, अब आपको नॉर्मल वो नहीं है। हाँ, बाद में तो ये देखो, मैं इसको नन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इसके पास कोई हैंडल नहीं आ रहा आपको कंट्रोल करने के लिए, ये क्या है, एक स्प्लाइन, इसमें कंट्रोल ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी होती है वैसे स्प्लाइन, मैं बताया तो कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, ये यूज करनी है स्टैटिक एज में, और ये वाली यूज करनी है हमें डायनेमिक एज। तो स्टैटिक और डायनेमिक एज, स्टैटिक एज होती है ऑब्जेक्ट्स की, ऑब्जेक्ट जनरली जो होते हैं नॉन लिविंग, इनमें को बार बार शेप नहीं बदलती, जैसे टेबल है, फोन है, माउंटेन है, पत्थर है, पहाड़ है, ये सब कैसे एज है, स्टैटिक है। और डायनेमिक एज जितनी भी मूविंग चीज होती है, जैसे ह्यूमन, उसके हेयर या क्लोथ, या अगर कोई एनिमल है या कोई भी लिविंग क्रीचर है जो चल रहा है, पेड़ भी आ सकते हैं, पेड़ की भी शेप अगर हिल रही है तो पेड़ का जो ट्रंक होता है वो नहीं आता, पर लेकिन लीव्स वगैरह की शेप क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए उन्हें भी किसमें डाला जाता है, डायनेमिक एज, ओके। इसलिए आपको यह कंट्रोल दे रखे हैं कि जब डायनेमिक एज होगी तो स्प्लाइंस ही यूज करना है, नहीं तो फ्लिकर आएगा रोटो में, फिर वो बहुत प्रॉब्लम देता है आपको, ठीक है।
इसमें ध्यान रखने वाली चीज यही है, तो जिधर भी आपका डायनेमिज्म आ गया स्प्लाइंस आएंगे, क्योंकि स्प्लाइन से कर्व बनाना बहुत आसान होता है और ज्यादा स्मूथ कर्व बनता है। बीजर से कर्व बनाते हो क्या बन जाते हैं, पिंच बन जाते हैं। पेन टूल से भी आपने देखा होगा वहां पे वो पिंच जैसा रहता है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको ये मिलेगा ही नहीं वहां, राइट। तो उसी के यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं आपको, बी स्प्लाइन मिलती है, एक्स स्प्लाइन मिलती है, बीजियर मिलते हैं, मैग्नेटिक फ्री हैंड मिलता है, स्क्वायर और सर्कल भी मिलता है, ठीक है। तो बी आप प्रेस करेंगे तो उससे क्या आती है, बीजियर स्प्लाइन, ठीक है। एस सेलेक्ट करेंगे उससे आपकी एक्स स्प्लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। दो स्प्लाइन होती है आपके पास, एक बी स्प्लाइन और शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल, और शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो इलिप्स। ये इनके शॉर्टकट्स अगर आपको यूज करना है। बी से बी स्प्लाइन, एस से एक्स स्प्लाइन, शिफ्ट बी से शिफ्ट एस से रेक्टेंगल, और शिफ्ट सी से इलिप्स, ओके। दो ऑप्शन और यूज करने होंगे आपको, एक आर और एक टी। आर से क्या आता है, रीशेप, जिससे आप इंडिविजुअल पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टी को भी कर सकते हो, पर अगर आपको इंडिविजुअल पॉइंट पे कोई चाहिए, जैसे ये करना चेंज, तो मैंने आर प्रेस किया और यहाँ पे चला लिया, ठीक है। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये रीशेप। और रीशेप में आपको एक मैग्नेट वाला भी मिलता है, जिससे वो थोड़ा सा ना वो होता है, स्नैप जैसा होता है। तो आपको नॉर्मल यूज करना, आप नॉर्मल यूज करो, स्नैप वाला यूज करना, स्नैप यूज करो। वो पिक्सल से थोड़ा सा स्नैप होने लग जाता है, तो लोग उसको यूज कर लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, दैट्स टी। इससे ओवर पूरी शेप को चेंज मूव कर सकते हो। जैसे पूरे पॉइंट को उठाना है तो पी प्रेस करेंगे, पूरी पूरी मूव, ठीक है। इंडिविजुअल नहीं, पूरी पूरी मूव। इसी में कंट्रोल दबा के से आप क्या कर सकते हो, रोटेट, ठीक है। ऑल्ट दबा के अगर कॉर्नर को पकड़ोगे तो स्क्यू और ये सब भी कर सकते, राइट। देखो बिल्कुल सारा काम हो रहा है जैसे फोटोशॉप में होता है। ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट वही वाले शॉर्टकट है यहाँ पे, पर्सपेक्टिव और ये वाले साथ रहेंगे। तो कंट्रोल दबा के आप क्या कर सकते हैं, इसे रोटेट